वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। एंड इस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में उसमें हमने जो पढ़ा था ग्रेव डिजीज़ पढ़ा था, जो हाइपरथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन काज थी, जो ऑटोइम्यून थी। अब हाइपोथायराइडिज्म का क्या मतलब है? हाइपो मीन लेस एंड द थायराइडिज्म मीन थायराइड ग्लैंड, द डिसऑर्डर विद द हाइपो सिक्रीशंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड अकर, यानी थायराइड ग्लैंड्स हाइपो सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन्स को, तो जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म इज मोस्ट ऑफनली एसोसिएटेड विद द गाइटर्स। गाइटर्स इज द एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। हमारे पास कोई भी ऐसी पैथोफिजियोलॉजी अकर होती है कि जिससे हमारे पास गाइटर अकर होता है, ये हम 2 पैथोफिजियोलॉजीज पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, तो हमने सबसे पहले जो जनरल हमने थायराइडिज्म के बारे में, और इसमें हम जो एक डिज़ीज़ है हशीमोटोज़ डिज़ीज़, ठीक है, हशीमोटोज़ डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो उसकी काजेज़ हैं, जो हमारे पास इंडेमिक कोलाइडर गाइटर हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइडर गाइटर, इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइडर गाइटर। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ और ये किस तरह हमारे पास गाइटर काज करेंगे। उसके बाद हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, यानी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म की क्या हमारे पास प्रेजेंटेशंस होंगी, मैनिफेस्टेशंस क्या सामने आएंगी पेशेंट में हमारे पास। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हम क्या पढ़ेंगे कि मैक्सिडीमा पढ़ेंगे और क्रेटिनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिडीमा प्लस क्रेटिनिज्म। ठीक है, अगर हम इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस तरह हमने कहा था कि हाइपोथायराइडिज्म में हाइपोसिक्रेशन किस तरह होती है, तो ये मोस्ट ऑफनली हशीमोटोज़ डिजीज़ में होती है। जिस तरह वहाँ हमारे पास ग्रेव डिजीज़ थी, ऑटो इम्यून डिजीज़ थी। ग्रेव डिजीज़ हमारे पास क्या कर रही थी कि उसमें क्या था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग आईजीज़ आती थी, और वो हमारे पास स्टिमुलेट करती थी थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती थी, ताकि वो थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करे। यहाँ उसके अपोजिट होगा, यहाँ जो हशीमोटोज़ डिजीज़ होगी, दिस इज़ आल्सो इन ऑटो इम्यून डिजीज़। बट इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि ये थायराइड जो ग्लैंड होता है उसको डीजेनरेटिव चेंजेस लाएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले होता क्या है कि थायरोडाइटिस होता है। थायरोडाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और इन्फ्लेमेशन के बाद हमारे पास डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स की, और थायराइड फॉलिकल्स की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद वो जो डीजेनरेटेड पार्ट होता है वो हमारे पास T3 T4 नहीं सिक्रीट करता, जिसकी वजह से हमारे पास थायरोडिज्म होगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि T4 नहीं सिक्रीट करता तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। अब मतलब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाइपोथायराइडिज्म से गाइटर कैसे अकर होगा यहाँ। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म से गाइटर इस तरह अकर होगा कि हम ये जो 2 कंडीशन है हमारे पास इंडेमिक कोलाइडर गाइटर, तो इनकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इनमें हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एट द एंड क्या होता है, हमारे पास थायरोडाइटिस में फाइब्रोटिक होता है, और गाइटर की जो हमारे पास सिक्रीशंस होती हैं, जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं, वो डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेसिफिक टाइप्स की तरफ आते हैं कि इंडेमिक कोलाइडर गाइटर क्या है। ठीक है, इंडेमिक एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, उस वीडियो में हमने इंडेमिक को क्लियर कर लिया था कि दिस इज़ स्पेसिफिक रीजन्स में हमारे पास जो डिजीज़ अकर होगी हम उसे इंडेमिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ इंडेमिक किसकी वजह से है, यहाँ इंडेमिक हमने ये याद रखना है कि ये आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास कोलाइडर गाइटर कैसे अकर होगा, हाइपोथायराइडिज्म कैसे अकर होगा। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो थायराइड ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हैं उनके लिए, यानी T3 T4 फॉर्मेशन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है, यानी आयोडीन उनका एक कंपोनेंट होता है। आयोडीन ट्रैपिंग होती है, थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलता है, तो तब हमारे पास होता है। अब जबकि हमारे पास आयोडीन डिफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि आयोडीन डिफिशिएंसी है तो हमारे पास T3 T4 सिक्रीशन नहीं बनेगी। ठीक है,
T3 T4 नहीं बनेंगे, आयोडीन डिफिशिएंसी है, ट्रैपिंग ही नहीं होगी, तो थायरोग्लोबुलिन के साथ कोई चीज़ ऐसी बाइंड होने वाली नहीं होगी, तो T3 T4 सिक्रीशन ब्लड में कम हो जाएगी। जब ये कम होगी तो TSH सिक्रीशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। TSH सिक्रीशन ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएंगी, फॉलिकुलर जो सेल्स होंगे उनके अंदर थायरोग्लोबुलिन के सिक्रीशंस को इन्हांस कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास थायरोग्लोबुलिन तो है लेकिन आयोडीन नहीं है, जिसके से हमारे पास T3 T4 नहीं बन रहे। तो थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी और थायराइड का साइज़ जिससे इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेशन एट द एंड क्या होगी, गाइटर की प्रेजेंटेशन हमारे पास होगी, ठीक है। यानी इनलार्ज गाइटर हमारे पास आएगा और पेशेंट में हमें इनलार्ज गाइटर नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से गाइटर तक का हमने सफ़र तय कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइडर गाइटर, ठीक है ना। सो द वर्ड इडियोपैथिक मीन अननोन, वेयर देयर इज अ वर्ड इडियोपैथिक वी कंसिडर इट्स काज इज़ अननोन, ठीक है। तो इसकी काज हमारे पास अननोन होगी, लेकिन हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी मोस्टली होती क्या है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि मोस्टली थायरोडाइटिस अगर होता है, थायरोडाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड, तो वही होगा कि थायराइटिस के बाद हमारे पास डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगी और थायराइड ग्लैंड के वो एरियाज़ जिनमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उन एरियाज़ की T3 T4 प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जब ये डिक्रीज़ होती जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। अब हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो इससे आगे क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म से अब हाइपोथायराइडिज्म में हमेशा क्या होता है कि जो TSH की प्रोडक्शन है यानी T3 T4 कम है तो नेगेटिव फीडबैक में T3 TSH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। TSH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, TSH आएगा जो हमारे पास नॉन इन्फ्लेम्ड एरियाज़ हैं ना, तो नॉन इन्फ्लेम्ड एरियाज़ की ग्रोथ करवाएगा और वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, यानी कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। तो एट द एंड होगा क्या कि हमारे पास अगर थायराइड ग्लैंड है, इस तरह हमारे पास अगर थायराइड ग्लैंड है तो उसमें हमारे पास नोड्यूल्स बनेंगे, जो हमारे पास इन्फ्लेम्ड एरियाज़ थे वो हमारे पास डैमेज हो जाएंगे और जो दूसरे एरियाज़ होंगे उनकी ग्रोथ होगी, यानी जिन पे TSH एक्ट कर रहा है तो उनकी ग्रोथ होगी और जो इन्फ्लेम्ड एरिया है वो डैमेज हो जाएंगे। तो हमें जो थायराइड गाइटर की एट द एंड प्रेजेंटेशन आएगी वो हमारे पास नोड्यूलर आएगी। तो ये याद रखें कि जो इडियोपैथिक हमारे पास नॉन टॉक्सिक कोलाइडर गाइटर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि नोड्यूलर टाइप का हमारे पास गाइटर आता है, ठीक है। जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड की प्रेजेंटेशन होती है वो नोड्यूलर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह उसकी पैथोफिजियो होगी कि एक तरफ इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि वो डैमेज हो जाएंगे वो पार्ट्स, इन्फ्लेम्ड पार्ट्स। तो जो नॉन इन्फ्लेम्ड पार्ट्स होंगे उनको TSH उनकी सिक्रीशन बढ़ाएगा और उनकी ग्रोथ कराने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो नोड्यूलर गाइटर हमारे पास सामने आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल हमारे पास टाइप्स यानी फिजियोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस हमारे पास पेशेंट्स की क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास अब कौन कौन सी हमारे पास पेशेंट किस प्रेजेंटेशन में आएगा, उसकी सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट जो होगा वो फैटीग होगा, यानी कि थका हुआ होगा, ठीक है, फैटीग होगा। तो हमने ये फंक्शंस में पढ़ा था कि ये वो हार्मोन है जो ATP प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब हमारे पास ATP प्रोडक्शन नहीं होगी, थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म कम से कम होगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास फैटीग होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक बात देखें तो वो वेट गेन कर रहा होगा, ठीक है। हमने पहले भी ये पढ़ लिया है कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड टू द वेट होते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन जितने कम रिलीज़ होंगे तो वेट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे फ्यूल को यूज़ कर रहे थे। तो अब क्या हो रहा है कि वो फैट्स वगैरह मोबिलाइज नहीं हो रहे बल्कि हमारी बॉडी में एकोमुलेट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे वेट जो है वो इंक्रीज़ होगा थायराइड हार्मोन की वजह से। तो इसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि सोमनोलेंस होगा, ठीक है। सोमनोलेंस एक वो सिम्टम है कि जिसमें हमें नींद और ऊँघ की सिचुएशंस हो रही होती है, तो हम कितनी नींद करते हैं हर वक्त, सोमनोलेंस
तो ये वाला जो पेशेंट होता है ये 12 to 14 आवर्स तक हमारे पास स्लीप करता है और उसके बावजूद भी उसकी नींद पूरी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या था कि जो मस्कुलर स्लगिशनेस होगी, स्लगिशनेस का मतलब है कि वो मसल्स एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या करता है, तो मसल्स को भी एक्टिव करता था। तो अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन में ज़्यादा हो, हाइपर में जिस तरह होता है, तो वो तब हमारे पास क्या करता था कि वो कैटाबॉलिज्म करता था और तब मस्कुलर वीकनेस करता था। लेकिन अगर कम भी है तो तब भी हमारे पास मस्कुलर स्लगिशनेस काज कर सकता है, ठीक है, मस्कुलर स्लगिशनेस। इसके अलावा हमने कहा था कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो फंक्शन में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल जो कार्डिक आउटपुट है उसको मेंटेन रखता है, हार्ट रेट को मेंटेन रखता है, हार्ट स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, हार्ट रेट डिक्रीज़ करेगा और जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ की तरफ जाएगा और जो हार्ट स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज़ की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो जीआईटी वाली सिम्टम्स अगर हम देखें तो जीआईटी में हमने क्या कहा था कि जो हाइपरथायराइडिज्म होता है, यानी ये जो थायराइड है जीआईटी की मोटिलिटी को मेंटेन रखता है। तो जब हमारे पास हाइपर हुआ था तो हमने कहा था जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा होगी तो डायरिया वाला केस होगा। तो यहाँ जब हाइपो होगा तो जीआईटी की मोटिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो कौन सा केस होगा, कॉन्स्टिपेशन वाला केस होगा, ठीक है। यानी आपकी फीसेस जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिमेन इनटू द गट, सिर्फ गट में रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्स्टिपेशन वाली सिम्टम्स आएंगी। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इसमें हमेशा आप ये पेशेंट में देखेंगे कि एडिमेटिस वाली अपीयरेंस होगी, ठीक है, यानी एडिमा होगा, ठीक है। एडिमा की अगर हम रीज़न देखें तो अगर हम यहाँ कर लें, ठीक है, क्योंकि हो गया वैसे। अगर हम एडिमा की रीज़न्स देखें तो एडिमा क्यों होगा कि जो हमारे पास इसमें क्या होगा कि ड्यू टू द एनी रीज़न जो हमारे पास हायालुरोनिक एसिड होता है, हायालुरोनिक एसिड प्लस कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये टू कंपोनेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये कंपोनेंट इसमें किसी तरह इन्हांस हो जाते हैं प्रोटीन बाउंड के साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास एडिमा हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि चूँकि ये फ्लूइड जो है वो क्या है हमारे पास, ये फ्लूइड नॉन मोबाइल है, इनमोबाइल है, ठीक है। इनमोबाइल है तो इसमें कौन सा एडिमा होगा, नॉन पिटिंग एडिमा होगा, ठीक है। इमोबाइल की वजह से क्या होगा, नॉन पिटिंग एडिमा होगा। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा क्या है। तो जब भी हमारे पास जो मोबाइल, अगर हमारे पास फ्लूइड जो एडिमा की वजह से जो फ्लूइड हुआ है वो मोबाइल है, और जो हमारे पास हम अगर इस तरह टेप करें एडिमा वाली जगह को तो वहाँ अगर डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि पिट बन रही है, पिटिंग और नॉन पिटिंग पिट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह करने से अगर पिट बन रही है और वो कुछ देर तक रह रही है तो उसको हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। वो किस वजह से होती है कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो मोबाइल है, यानी वो इधर उधर चला गया है तो तब मूव करके अब इस जगह पे आएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। जबकि हमारे पास नॉन पिटिंग एडिमा में क्या होगा कि पिट बनेगी नहीं, ठीक है। आप ऐसा करेंगे लेकिन एकदम से ऊपर आ जाएगी, पिट नहीं बनेगी, यानी नो डिप्रेशन विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस बिकॉज द फ्लूइड इज़ नॉट मोबाइल हेयर, क्योंकि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और जो हमारे पास हायालुरोनिक एसिड्स हैं वो हमारे पास इमोबाइल जो फ्लूइड हैं वो उसको अट्रैक्ट करेंगे और इमोबाइल फ्लूइड होगा। तो इस वजह से हमारे पास इस केस में क्या होगा कि नॉन पिटिंग एडिमा होगा। ये हमारे पास वाइवा में भी हमसे पूछ सकते हैं कि हम पिटिंग या नॉन पिटिंग एडिमा को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह, हम उस पिटिंग वाली जगह पे इस तरह टैप करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि डिप्रेशन बना है या नहीं बना, ठीक है। तो इसके बाद हमने एडिमा की काजेज़ भी कर ली हैं, ठीक है। अब हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे जिसमें हमारे पास थ्रू आउट बॉडी में क्या होगा कि एडिमा होगा, थ्रू आउट बॉडी में एडिमा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सीडीमा कहेंगे, ठीक है, मैक्सीडीमा। तो मैक्सीडीमा की बाकी हमारे पास क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकती हैं। मैक्सीडीमा में एक तो हमारे पास एडिमा होगा थ्रू आउट द बॉडी, और वो कौन सा एडिमा होगा, नॉन पिटिंग एडिमा, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास कौन सी सिम्टम होगी, पेशेंट का जो फेस होगा वो आपको स्वेल हुआ हुआ नज़र आएगा, ठीक है, फेस सूजा हुआ नज़र आएगा। और तीसरी सिम्टम इसमें क्या होगी कि जो आपकी आइज़ के नीचे जो आई बाल होता है वो बेगिनेस ऑफ द आई, हम कहेंगे कि बेगिनेस ऑफ द आई की जो लोअर सरफेस है वो बेगिनेस का मतलब है वो आपको लटकी लटकी और सूजी सूजी नज़र आएगी। हम एक पिक्चर देख लेते हैं गाइडेंस से जिसमें आपको मैक्सीडीमा की क्लियर कट पिक्चर सामने नज़र आ जाएगी। लेट्स सी।
सो गाइस दिस इज़ द केस ऑफ एडिमा, यानी जो मैक्सीडीमा है उसका केस है। ये हमारे पास हमने कहा था कि दिस इज़ कॉल्ड, ये आपको आइज़ जो नज़र आ रही हैं सूजी हुई आइज़ को, जो नीचे वाला हमारे पास आईलेट होता है, ये हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड बैगिनेस ऑफ द आइज़, यानी कि ये हमारे पास आइज़ स्वेलिंग है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा उसका जो फेस है वो स्वेल हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसकी पूरी बॉडी देखें तो पूरी बॉडी में हमारे पास एडिमा होगा। तो दिस इज़ द क्लियर कट पिक्चर ऑफ द मैक्सीडीमा। अगर इस तरह की पिक्चर कहीं भी स्टैटिक्स में हमारे पास आएगी तो हमें ये जानने के लिए आसानी होगी कि दिस इज़ कॉल्ड मैक्सीडीमा। सो एट द एंड हम क्रेटिनिज़म की तरफ आते हैं, यानी क्रेटिनिज़म इसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे और ट्रीटमेंट इसका देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। और एक चीज़ और रह गई है कि हमारे पास इसकी जो एक सिम्टम होती है जो एथीरोस्क्लेरोसिस होता है, इसका हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि एथीरोस्क्लेरोसिस कैसे काज करता है। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, उससे पहले हम क्रेटिनिज़म कर लेते हैं। क्रेटिनिज़म क्या है कि एक्सट्रीम डिफिशियंसी ऑफ द, यानी एक्सट्रीम केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म किस स्टेज पे होता है? फीटल स्टेज पे, नियोनेटल स्टेज पे हो सकता है या चाइल्ड स्टेज पे। इस स्टेज पे हमारे पास जब एक्सट्रीम लेवल ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म होगा तो हम उसे क्रेटिनिज़म कहेंगे। ठीक है, अब क्रेटिनिज़म में क्या होगा कि जो मेंटल ग्रोथ होती है वो स्लगिश हुई होती है और बाकी बॉडी ग्रोथ भी रिटार्डेड होती है। ठीक है, ये दो सिम्टम्स होगी। तो इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ कॉन्जेनिटल हमारे पास होगा। कॉन्जेनिटल क्या होगा कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे पास क्या है कि उसमें कोई ऐसी म्यूटेशन आ गई है या उसमें कोई ऐसी चेंजिंग आ गई है कि इट कैन नॉट प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन, विच इज़ कॉल्ड कॉन्जेनिटल क्रेटिनिज़म। कॉन्जेनिटल क्रेटिनिज़म। ठीक है, द अदर केस इज़ इंडेमिक क्रेटिनिज़म। इंडेमिक वर्ड कहीं भी आएगा तो इसका मतलब है कि वो किसी खास स्पेसिफिक एरिया में होगी और किसी भी चीज़ की न्यूट्रिशन या उसकी हमारे पास लैक की वजह से होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि जब किसी भी इलाके में हमारे पास आयोडीन डिफिशियंसी होती है, यानी जहाँ वहाँ का जो फूड स्टफ़ होगा उसमें आयोडीन की कमी होगी, तो इस वजह से हमारे पास उन इलाकों में क्या होगा कि इंडेमिक क्रेटिनिज़म होगा। तो उनका अगर हम ट्रीटमेंट पे आएँ तो ट्रीटमेंट हम क्या देखते हैं कि या ओवरऑल हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, यानी गाइटर हो या हमारे पास कोई भी हाइपोथायराइडिज्म का केस हो या आपको कोई ऐसी यानी कि वो नज़र आ रही है कि बाज़ फीमेल आजकल 30, 40 और 50 एज की जो फीमेल्स हैं उनमें वेट जो गेन है उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, तो हार्मोनल केसेस कोई भी हों तो उनमें ये देखना पड़ता है कि आया वो जेनेटिकल हैं या नहीं। अगर तो वो जेनेटिकल नहीं है तो फिर वो हमारे पास जो एक्सरसाइज होती है, exercise is the best source to fix these hormonal problems. All types of the hormonal problems can be fixed through the exercise except the genetical causes। जो हमारे पास अगर जेनेटिकल काज है तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें क्या देना पड़ेगा, हमारे पास जहाँ T4 के इंजेक्शंस या टैबलेट्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, उस पेशेंट को, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म है और जो कंडीशंस होती हैं उनको रिकवर किया जाता है और एक्सरसाइज साथ मस्ट होती है। ठीक है, फिटनेस के लिए। तो अगर हम देखें तो अगर काज के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर हमारे पास आयोडीन की काज है यानी हमारे पास एंडेमिक कोलाइडल गाइटर है या एंडेमिक की वजह से हमारे पास क्रेटिनिज़म हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि हमें आयोडीन ऐसे स्टफ़ लेने पड़ेंगे जिनमें आयोडीन हमारे पास होता है। ठीक है, तो आयोडीन मिला नमक हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर में हमने बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं उनमें आयोडीन शामिल कर दिया जाता है उन इलाकों में। ठीक है, जिनमें हमारे पास आयोडीन की थ्रू आउट द कमी होती है, इस वजह से हम इसको एंडेमिक का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट यही है। बाकी ये है कि आपके कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास गाइट्रोजीनिक सब्सटेंसेस होते हैं। गाइट्रोजीनिक मीन विच कैन काज द गाइटर्स। तो वो किन किन सब्जियों में हो सकते हैं? अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैबेज होती है और जो हमारे पास काली फ्लावर होती है, ठीक है, जो गोभी होती है और ब्रोकोलाई होती है, इसके अलावा हमारे पास जो टर्निप होते हैं, ठीक है, इनमें हमारे पास गाइट्रोजीनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो आपके आसपास अगर कहीं भी आपको ऐसी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो फीमेल अगर आपको ऐसी आपका सामना होता है या आपके अपने ख़ानदान में ऐसी फीमेल्स हैं, तो उनको इन फूड
स्टफ़ से आप दूर रखिए ताकि वो, और उनको एक्सरसाइज की तरफ कीजिए ताकि वो उनका हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको फिक्स करने में आसानी हो, ठीक है। तो बाकी ये होगा कि आप अगर वो तो जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो उस केस में T3 T4 देंगे, अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी है तो आयोडीन फूड स्टफ़ लेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो एट द एंड हम ये देख लेते हैं कि ये था ट्रीटमेंट। एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे होता है, तो हमने जो वो पढ़ा था, जो फंक्शंस में हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात पढ़ी थी कि थायराइड हार्मोन क्या करता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करता है, यानी ब्लड से LDL को डिक्रीज़ करता था। इसके जो रिसेप्टर्स हैं लिवर पे उनको इंक्रीज़ करता था, यानी रिसेप्टर को इंक्रीज़ करेगा तो लिवर ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक कर देगा यानी LDL को, तो LDL का लेवल डिक्रीज़ कर था। अब हमारे पास जो हाइपोथायराइडिज्म होगी तो LDL का लेवल ब्लड में इंक्रीज्ड ही रहेगा, एंड LDL वी नो द मेन काज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ LDL। तो इस तरह हमारे पास ये काज कर सकता है। तो ये था हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म और गाइटर्स के बारे में हमने आज सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।